हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज वन एग्जाम जो कि 13 जून 2026 को होने जा रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको अभी तक फेज वन में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जिससे आपको लगे कि यार मेरी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो निकलेगी भी कि नहीं, तो आपको इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो मैं आपको इस वीडियो में वो चीजें बताऊंगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी कट ऑफ बहुत आसानी से निकलेगी। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट के होंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के। और ये आपके लिए बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी फेज वन 2026 यानी कि वाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी अ गेम चेंजर। जो मैं बताऊंगा ये कैसे आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। फिर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्वांट के बताऊंगा, फिर मैं रीजनिंग के बताऊंगा, फिर मैं आपको इंग्लिश के बताऊंगा और फिर मैं लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है भाई। अब वो बच्चे जो शायद अगले नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी कर रहे हों और वो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की ज़्यादा समझ नहीं है, तो आप हमारी इस फ्री गाइड बुक से जुड़ सकते हो। इस फ्री गाइड बुक के अंदर आपको आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और 2019 से लेकर के 2025 तक के जो पीवाईक्यू है वो भी मिलेंगे। ठीक है भाई, और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर वन कि वाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी अ गेम चेंजर। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए गेम चेंजर कैसे हो सकती है। पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं ना भाई, ये पिछले 5 साल के एनालिसिस के बेसिस पे है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जो ये प्रिडिक्ट कर दे कि ये चीजें आती हैं, नहीं। मैं आपको ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 10 साल से एक्टिवली आईबीपीएस द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट होते हैं, पहले ऑफलाइन होते थे फिर ऑनलाइन है, काफ़ी पुराने से मैं जानता हूं। और जो आरबीआई है इसको तो मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं। हर बहुत सारे पेपर मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के दिए, तो उस एनालिसिस के बेस पे मैं ये गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अंतिम सत्य नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसी चीजें प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो ये कोई हवा में वीडियो नहीं बनाई गई है, प्रॉपर एक एनालिसिस करके बना रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट मिनट टारगेटेड प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पढ़ूं। अब पढ़ना क्या है वो तो छोड़ो, मैं ये भी बता रहा हूं कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ जाएं सर। अरे टॉपिक छोड़ो भाई, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी क्या प्रैक्टिस करो वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर बहुत मजा आएगा आपको। मजे का मतलब है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आप कम टाइम में भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है, चलो शुरू करें। तो पहला, आरबीआई ग्रेड बी फेज वन क्वांट में कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ये 30 क्वेश्चन किन टॉपिक के आते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कैसी टाइप प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखो। सबसे पहले अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज के हर साल 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं। अब वो सिंगल सीरीज भी होती है बहुत बार, है ना। जैसे ये जैसे क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, मिसिंग टर्म पूछिए, ऐसे रॉन्ग टर्म भी पूछ लेता है वो। ठीक है, तो पैटर्न एक ही रहेगा, सिंगल सीरीज में रॉन्ग वाले भी और मिसिंग वाले भी, या फिर आपसे डबल सीरीज दे करके बीच में कुछ वैल्यूज डाल देगा, वेरिएबल डाल देगा और उस पर कोई भी सिंप्लीफिकेशन का कोई वो लगा देगा ऑपरेशन कि ये कर दो, एचसीएफ बता दो, एलसीएम बता दो, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंगल और डबल सीरीज ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए नंबर सीरीज में। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। एक तो सिंपल, जब दो इक्वेशन दे रखी हो और दोनों के रूट निकाल के आपको उनमें रिलेशन बनाना हो, और दूसरा आप इस तरीके से थोड़े से सिंप्लीफिकेशन वाले जो ऑपरेशन है वो लगते हो। मतलब होगा तो ये ऐसे ही सवाल, बट जब आप इस इक्वेशन को खोलोगे तो थोड़ा लेंदी होते हैं ये। अब ऐसे सवाल एकदम से पेपर में आ जाए तो हमारी सांसें फूल जाती है। इससे बेटर है कि आप एक बार अगर घर पे यूज टू होंगे इन चीज़ों के साथ तो पेपर में आसानी रहेगी। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूर प्रैक्टिस कर लें।
उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के 13 से 15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 सेट ऑफ डीआई आपसे पूछता है। कई बार ये कॉम्बिनेशन 5-5 क्वेश्चन का होता है, कई बार एक सेट में 5 क्वेश्चन, दो में 4-4 है, जैसे 25 में इसी तरह के क्वेश्चन थे, है ना। तो सबसे पहले तो आप एक मिक्स टाइप के डीआई जरूर प्रैक्टिस करें, जैसे कि एक ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप लाइन ग्राफ और टेबल का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो जैसे पाई चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन हो गया, और यहाँ वेरिएबल भी दे रखे हैं इसमें, तो थोड़ी पाई चार्ट की समझ होनी चाहिए आपको। उसके बाद आप देखोगे ये बार ग्राफ है, और बार ग्राफ के साथ कुछ उसने क्या दे दिया, अपना वेरिएबल भी डाल के दे दिया, साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये टेबल ग्राफ में भी ऐसे करके दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह के डीआई, और एक कैसलेट डीआई जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो कैसलेट डीआई है वो जरूर प्रैक्टिस करें, और ये भी डायग्राम पे बेस्ड भी एक बार कर लें, तो संभावना है कि ऐसा डीआई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक बच गए, अभी देखो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और डीआई को मिला करके 20 से 22 सवाल बन जाते हैं आपके, ठीक है। 20 भी हो सकते हैं वो, कई बार 22 भी हो सकते हैं। तो बाकी के 8 से लेकर के 10-12 क्वेश्चन तक भी आपके यहाँ से होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एजीज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा सफिशिएंसी। हालांकि डाटा सफिशिएंसी एक अलग टॉपिक नहीं है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से एक तो फिलर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक मल्टीपल स्टेटमेंट, और एक बेसिक टाइप के, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट कह लो, एक ही बात है ना। अब देखो यहाँ फिलर टाइप में क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा कि वो क्वेश्चन के बीच में ही ब्लैंक छोड़ देगा, और उन ब्लैंक्स के अंदर आपको क्या करना है, जो ऑप्शन में दी गई वैल्यू है वो सेटिस्फाई करवानी है। आमतौर पे ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो आप एक बार, मैंने क्वांट की, रीजनिंग की, मॉक टेस्ट कैसे हैंडल करने चाहिए वो वीडियोस भी बना रखी हैं, उन पे भी एक बार आप जरूर काम कर लें, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आप इसको डाटा सफिशिएंसी भी कह सकते हो। जब दो ही स्टेटमेंट देता है तो डाटा सफिशिएंसी कह देते हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट देता है तो फिर मल्टीपल स्टेटमेंट कह देते हैं, बात एक ही है। तो या तो दो स्टेटमेंट दी होती है क्वेश्चन में, तीन, कभी कभी चार भी दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर 3-4 स्टेटमेंट है तो अवॉइड करने चाहिए, 2 स्टेटमेंट है तो ट्राई भी करनी चाहिए, क्योंकि समय की सीमा है ना, 25 मिनट में चीज़ों को हैंडल करना आसान नहीं होगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, ये 2025 में एक पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरा मानना यह है कि अर्थमेटिक में अगर आप इस तरह के क्वेश्चन ढूंढोगे ना बेसिक टाइप वाले, वो ज़्यादा आसान रहेंगे। तो आप नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक तो छोड़ो ही मत, बेसिक टाइप के क्वेश्चन पकड़ लो, और डीआई में एक डीआई तो पक्का सोल्व करना है। एक डीआई होता है जो बहुत आराम से डुएबल होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट में भी लगाना। पहले अगर आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से आप ये देख लो कि आपको कौन सी करनी है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन पे फिर प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट दो। चलो, अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि रीजनिंग के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की टाइप कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल 60 सवाल होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट में आपको इनको सोल्व करना होता है ना। अब इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 2 भी हो सकते हैं। तो या तो ये सिंपल दिया होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी और उन पे कंक्लूजन दिए होंगे 1-2, कई बार 3-4 कंक्लूजन भी होते हैं भाई, तो उनको आपको बताना होता है विच वन इज करेक्ट। कई बार इसका उल्टा दे देता है, कंक्लूजन तो दे देगा आपको, कंक्लूजन दे दिया, और जो ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शंस के अंदर स्टेटमेंट दे देगा भाई। ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट दे दी और बोलेगा कि ये कंक्लूजन किस ऑप्शन की स्टेटमेंट से फॉलो होते हैं। तो दोनों में सेम ही लॉजिक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोडेड टाइप की इनइक्वालिटी भी हो सकती है, जहां डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ दिया है, एक कोड के माध्यम से दिया होगा। पहले आपको कोड को ब्रेक करना होगा, मतलब कोड से ऐसे चेंज करना होगा, फिर आंसर करना होगा। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस करवा रखा है हमने इसी चैनल पे भी, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर कर ले, ठीक है। उसके बाद सिलोगिज्म, सिलोगिज्म में 2 तरह की चीज़ें ध्यान रखें भाई। एक तो ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट, जहां कुछ स्टेटमेंट दे करके कुछ कंक्लूजन आपसे पूछ लेगा वो, और उसमें ओनली अ फ्यू और ओनली वर्ड जरूर ध्यान रखें। या फिर कुछ कंक्लूजन दिए होंगे और जो स्टेटमेंट है वो आपको ऑप्शंस में दी होंगी, मतलब इसको रिवर्स सिलोगिज्म बोलते हैं। तो ये भी जरूर आप कर लें, ठीक है। फिर अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज के 3-4 क्वेश्चन भी होते हैं। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये पेयर फॉर्मेशन पे होते हैं, जैसे यहाँ एक वर्ड दिया गया है तो एक नंबर भी दिया जा सकता है, ठीक है। कई बार वो मीनिंगफुल वर्ड के लिए भी बोल देगा भाई,
मीनिंगफुल वर्ड बताओ कि क्या बनेगा। कई बार वर्ड स्वैप पे भी हो सकता है, थोड़ा घुमा के कि इसका सेकंड लेटर इसका ये वो करके। ठीक है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ भी एक क्वेश्चन भी है, जैसे लास्ट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जब एक ही क्वेश्चन होगा तो वो क्या करेगा, एक वर्ड दे देगा, उसको डिकोड कर देगा। ठीक है, और फिर कोई दूसरे वर्ड को पूछ लेगा कि इसको उसी सेम कोडिंग लैंग्वेज में इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली वो क्या करता है कि देखो पेपर ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि ये सारी ही चीजें एक साथ आएंगी। हो सकता है कि कभी किसी साल कुछ पूछ लेता है, किसी साल कुछ पूछ लेता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। आप सारे क्वेश्चन जोड़ दो, ये तो 70-80 क्वेश्चन बन गए सर। तो भैया बन गए, तो मैं ये बता रहा हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ये है। ये मुझे थोड़ा ना पता है कि कोडिंग डिकोडिंग ही आएगा या ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। समझ रहे हो ना, मैं तो बता रहा हूं कि कभी ये वाला आया है, कभी ये वाला आया है, मतलब कि इन्हीं दो पे फोकस करो। तो यहां पे क्या होगा, जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा तो उस पर 5 सवाल होंगे। और इस 5 सवाल में क्या है, देखो, पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज रिटन एज दिस, मतलब इन अलग अलग वर्ड्स को यहां तो डायरेक्टली बोल दिया कि इस वर्ड का ये कोड है भाई, लेकिन यहां पे इन चारों में से कोई भी कोड हो सकता है, इनका चारों चार वर्ड का इन चार में से कोई भी कोड हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करना है। अब वो सिंबल, नंबर और लेटर, इनके लॉजिक पे बेस्ड होता है, तो ये आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं हर साल। ठीक है, और ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं मोस्टली नंबर और लेटर्स के कॉम्बिनेशन पे होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लेफ्ट से भी लॉजिक चेक कर सकते हो, राइट से भी चेक कर सकते हो, और कई बार तो लास्ट स्टेप देख लिया करो, लास्ट स्टेप से बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहीं से देखूं तो देखो एप्पल तो एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ डॉग की जगह ये आ गया भाई। ठीक है, तो ये कोड किसका है, ऑरेंज का है, अब इसको चेंज किया होगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना आसान है, बट तभी आसान है जब प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, उसके बाद पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, अब यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 सेट होते हैं भाई, 5 से 6 सेट होते हैं। कई बार डायरेक्शन पे पजल आ गई, डायरेक्शन सेंस पे, या ब्लड रिलेशन पे आ गई, तो मैं उनको अलग काउंट कर रहा हूं, उनको यहाँ काउंट नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि 20 सवाल भी हो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के, एक आध पजल यहाँ से भी दे दे। ठीक है, तो कौन कौन सी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन भी देख लो आप, एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत हाई तो अभी वैसे भी नहीं कर पाओगे और पेपर में भी नहीं कर पाओगे, तो जो डुएबल है ना वही बता रहा हूं मैं। अब जैसे बॉक्स वाली पजल है, ये आप जरूर प्रैक्टिस करें, बॉक्स के साथ कोई एलिमेंट है तो इसको प्रैक्टिस करें भाई। उसके बाद जैसे अगली पजल है कि आपको क्या दिया हुआ है, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन है, 2 डेट है भाई, 5 डिफरेंट मंथ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्सल रिसीव हो रहे हैं 2 डिफरेंट डेट को, अब किसको क्या पार्सल रिसीव हुआ वो आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कभी क्या करेगा कि 2 डेट को, 5 मंथ की 2 डेट को 10 पर्सन अलग अलग सिटी को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री को में घूमने जा रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर एक ये वाली पजल जरूर प्रैक्टिस करें जिसमें फ्लैट और फ्लोर का कॉम्बिनेशन दे रखा हो, कि यहाँ कह रहा है कि कुछ 5 डिफरेंट फ्लोर हैं और उनमें 2-2 फ्लैट हैं, नॉर्थ और साउथ के अंदर या ईस्ट या वेस्ट में, और फिर उसमें कुछ वेरिएबल देके ऐसी कंडीशन आपको दे देगा। ठीक है, एक ये मिसलेनियस टाइप की पजल लास्ट ईयर पूछी गई थी, इस तरह की भी जरूर प्रैक्टिस कर लें। 4 पर्सन विजिट द सेम सिटी, नॉट फेयर देन पर्सन विजिट सेम सिटी लाइक दिस, या हेरारकी या डेजिग्नेशन वाली जो पजल है वो कर ले भाई। ठीक है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में ये देखो, सर्टेन पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, इस तरह की अरेंजमेंट जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जहां डायरेक्टली नहीं पता लेकिन नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन है नहीं पता, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो वाली। ऐसी सेम जो अरेंजमेंट है वो सर्कल में भी होती है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर एंड दे लाइक डिफरेंट ब्रांड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। उसके बाद फिर एक अरेंजमेंट होती है जिसमें 2 पैरेलल रोज दिया हो, इस तरीके से 2 पैरेलल रो है, ये एक दूसरे को, सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, सम पीपल आर फेसिंग साउथ, और कुछ वेरिएबल भी दे देता है कई बार साथ में, तो ये वाला आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर पे बेस्ड स्क्वायर टेबल दे दिया भाई इस तरीके से, है ना, कि कुछ पर्सन आर फेसिंग, द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स आर फेसिंग इनसाइड वाइल द पर्सन
सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द साइड्स आर फेसिंग आउटसाइड। और ऐसे ही सेम रेक्टेंगल में भी दे सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल में कई बार ज़्यादा पर्सन भी दे देता है, ऐसे करके 10% दे दिया कि जो लेंथ वाली जो लाइन है उस पर 2-2% बैठे हुए हैं, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरह की सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा सफिशिएंसी के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, या तो ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे होते हैं, मोस्टली तो इन्हीं पे होते हैं, मोस्टली टाइम इन्हीं पे होते हैं भाई। अगर इन पे नहीं होंगे तो इनइक्वालिटी पे होंगे। इनइक्वालिटी या रैंकिंग में, जैसे इसका वेट इससे ज़्यादा है और इसके बीच में 3 पर्सन्स की हाइट आती है, इस तरीके से। या फिर कोडिंग डिकोडिंग पे होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टाइप। बस यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के 3-4 होते हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस में देखो, डायरेक्शन सेंस में 3 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो कई बार वो सिंपल ऐसे छोटा सा पैराग्राफ देता है, इन्फॉर्मेशन दे के पूछ लेता है, ठीक है। हाँ, कई बार टेढ़ा भी बना देता है, अगर उसने बहुत टेढ़ा बनाया तो ऐसे कोडिड टाइप में देगा भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसे सवालों में टाइम लगेगा, ये आपको आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत अच्छी की है तो आप पेपर में अटेम्प्ट करना, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन, मोस्टली तो इसी तरह का आता है, आसान ही आएगा। कई बार सीटिंग अरेंजमेंट के साथ भी दे सकता है कि सर्कल में 8 लोग बैठे हैं और वो एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, ठीक है। तो ये तो फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। सिंपल आई इस तरीके से तो करो, या कोडिड भी दे सकता है इस तरीके से, तो ये भी कर सकते हो आप। फिर क्रिटिकल रीजनिंग के भी 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। अब क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, कुछ जैसे यूपीएससी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान इनकी तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है, और होता भी है, उनकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। बट आमतौर पे जो बच्चे थोड़ा सा ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड या दूसरे बैकग्राउंड से हैं, नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले, उनको मैं थोड़ी सी सलाह दूंगा कि वो ना निकले होते हैं इन चीज़ों से, थोड़े लॉजिकल ये वो, और हमारा दिमाग थोड़ा बायस्ड होके सोचता है। मेरा मेरा ऐसा थोड़ा है, मे भी हो सकता है कि आप सही हो, आप कर सकते हो, बट मेरी सलाह, ठीक है, बड़े भाई की छोटे भाई की सलाह मान लेना सिर्फ, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। ये इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सजेशन है, कोई थोप नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली जो सवाल होते हैं ना भाई, वो करंट पे होते हैं। कोई करंट सिनेरियो दे देगा, कोई ईएसआई का कोई टॉपिक दे दिया, कोई न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से उठा लिया कुछ, ठीक है। यू वर्ल्ड में जो अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, जो इंडिया में इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ ब्लास्ट होने वाला है, या किसी इस तरह की चीज़ें, ऐसे ऐसे सवाल होंगे। तो थोड़ा अगर आप लॉजिकली सोच पाओ तो ऐसे सवालों को आंसर करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। चलो, तो ये रीजनिंग की कहानी थी पूरी। तो ऐसे सवाल आप जरूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं, देखो इंग्लिश में कि ये सजेस्ट करना कि किस टॉपिक से होंगे, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश के सवाल, अब जो मर्जी टॉपिक हो, या तो वो ग्रामर से होगा, ठीक है, या वो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर वोकेबलरी से होगा। तो बनते तो सारे यही हैं, ठीक है। अगर किसी की ग्रामर ही अच्छी नहीं है भाई, तो वो कैसे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। किसी को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो कॉम्प्रिहेंशन कैसे बना पाएगा, ठीक है। डिपेंड तो इस पे करता है, बट किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एक पता चल जाए ना ये टाइप आएगी, तो मन फिर पहले से तैयार होता है उस चैलेंज के लिए, है ना। तो उसमें आप देखो, एक तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये हर साल पक्का आता है, ठीक है भाई। तो एक कॉम्प्रिहेंशन आपको हर साल पक्का मिलेगा, 7 से 8 इस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसमें आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कुछ भी। इकोनॉमिक और इकोनॉमिक इश्यू पे हो सकता है, जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड। एडिटोरियल या ओपिनियन बेस्ड हो सकता है कि पैसेज सिमिलर टू किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल उठा लिया, ऑथर का ओपिनियन है, उसकी टोन, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यू हो सकता है, एजुकेशन रिफॉर्म हो गया, हेल्थ केयर हो गया। अब जैसे नीट का पेपर लीक हुआ,
ठीक है। फिर उसके बाद एक एसएससी जीडी का पेपर ऐसे हो गया, कैंसिल करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है, उन पे बेस्ड बना सकता है। जेंडर इक्वालिटी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी बड़ा हॉट टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक्स हो गए कुछ भी, बिजनेस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हो सकता है, कॉर्पोरेट एथिक्स पे हो सकता है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस पे हो सकता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हो सकता है, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग पे हो सकता है, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी पे हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी पे हो सकता है, डिजिटल पेमेंट पे हो सकता है, डाटा प्राइवेसी पे हो सकता है, बड़ा हॉट टॉपिक है, टेक्नोलॉजी इंपैक्ट ऑन बैंकिंग एंड इकोनॉमी पे हो सकता है, एआई पे हो सकता है। तो किसी पे भी हो सकता है। इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो पक्का आता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनमें से कोई एक होता है, दोनों नहीं होते हैं। या तो पेपर में आपसे क्लोज टेस्ट पूछेगा या रीअरेंजमेंट पूछेगा, दोनों में से जितना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, दोनों एक साथ नहीं पूछता। जैसे लास्ट ईयर 2025 में क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन दोनों आए थे, और 2024 में कॉम्प्रिहेंशन और अरेंजमेंट आया था। तो ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट हो सकता है, अलग अलग उसमें क्या करेगा, या तो कुछ वर्ड हाईलाइट करके दे देगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, मतलब कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं भाई, है ना। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, जिसमें 5 सेंटेंस दे दिए, उनको रीअरेंज करना है। इस पे 4-5 सवाल भी हो सकते हैं, कई बार 3-2-3 भी हो सकते हैं, उसकी मर्जी है, ठीक है। फिर आप वर्ड्स इंटरचेंज पे 3-4 क्वेश्चन होते हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लें। ये लगातार कुछ सालों से आ रहा है। जैसे ये एक सेंटेंस दे दिया, इसमें कुछ वर्ड या तो अंडरलाइन कर देगा या उनको बोल्ड कर देगा और पूछ लेगा कि ये इन द फॉलोइंग सेंटेंस 3 अंडरलाइंड वर्ड लेबल्ड एबीसी आर इन द जंबल्ड ऑर्डर, तो चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट सीक्वेंस। यानी ये आगे पीछे होके कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनाएगा वो बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल होते हैं। उसके बाद इडम्स और फ्रेजेस के यूज पे 3 से 5 क्वेश्चन हर बार होते हैं। जैसे यहाँ एबल टू पुल थ्रो डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल सेटबैक्स इन द बजट इंप्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग डिलेड अप्रूवल्स एंड अनएक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट्स, द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज अल्टीमेटली एबल टू पुल थ्रो विदाउट कंप्रोमाइजिंग टू की रिफॉर्म एजेंडा। तो बताओ कि इसका बेस्ट यूज क्या है भाई, ठीक है। तो ये भी पक्का होते ही हैं हर बार। बाकी एरर डिटेक्शन के भी 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखो, द कमेटी, यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट के अंदर इस सेंटेंस के एरर है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस बच गए भाई, मतलब ये तो हर साल लगभग आते ही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो हॉट टॉपिक हो गए जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद इनमें से कभी कोई आ जाता है, किसी साल सेंटेंस कनेक्टर आ गया, जैसे पिछले 3 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, किसी साल डबल फिलर आ जाता है, किसी साल करेक्ट यूज ऑफ वर्ड आ गया, किसी साल सेंटेंस कॉम्बिनेशन, किसी साल ओड वन आउट। तो ये चलता रहता है। बट 22-23 क्वेश्चन आपके जो मैंने बताए ना, कई बार 25-26 भी यहीं से होते हैं जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी भाई, जहां पे मैंने आपको ये समझाया कि इस लास्ट मोमेंट में, क्योंकि देखो जादू की उम्मीद मत करो। मैं हर रोज बच्चों से बात कर रहा हूं, जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है तो बच्चे उतावले भी होते हैं। कई बार ये बोल देते हैं कि रात के, यार मैं तो दिन में जॉब करता हूं, मेरी तो रात को 10 बजे कॉल कनेक्ट करवाओ, ठीक है। और मैं 10 बजे, थोड़ा दिन भर थक जाते हैं, जल्दी सोने वाला आदमी हूं मैं, नींदों में ऐसे बात कर रहा था, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। वो ये बोलता है कि सर मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं तो अभी ऑफिस से आया हूं, ठीक है, तो मैं क्वांट रीजनिंग में क्या करूं। अरे भाई, जादू थोड़ा ना होगा। आप सोचो, आप 9 बजे जॉब से आए हो, 10 बजे पढ़ने बैठोगे, सुबह फिर आपको जल्दी निकलना है, तो समय तो देना पड़ेगा ना भाई। ऐसे जादू नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया कि अगर किसी को लास्ट मिनट पे अभी ये देखना है कि कहीं कुछ कमियां हैं तो वो भी दूर हो जाएं, और किसी को अगर कोई मेहनत कर सकता है अगले 10 दिन, तो इन्हीं टॉपिक के इन्हीं क्वेश्चन पे कर ले, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है भाई। तो बुरा मत मानना, थोड़ा सा ना होता है। अब आप लोग जो चाहते हो वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप सांत्वना चाहते हो, आप कोई जादू चाहते हो कि 10 दिन में कोई ऐसा जादू हो जाए सर। अरे कैसी बात कर रहे हो, क्या आप उम्मीद करते हो कोई जादू वाली नौकरी है ये, जहां पे जिसका इतना अच्छा सोशल स्टेटस है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, जहां पे आप प्राउड फील करोगे, और वहां जादू से सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये उन लोगों के साथ भी अन्याय होगा जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कि अगर मैं 5 चीजें ऐसी बता दूं कि इन्हीं से हो जाए, ठीक है, नहीं होता ऐसा, कोई जादू नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, ठीक है। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या है? लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी यही है भाई कि नो जादू, ठीक है, कुछ भी जादू नहीं होगा। अगर आप कर सकते हो
तो जो चीजें मैंने बताई हैं इन्हीं को प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। आप इनमें से कम कर लो, आप जिस जो जो टॉपिक मैंने बताए उनमें से आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चूज कर लो। लेकिन जो भी चीज आप कर रहे हो फिर ये ना हो कि पेपर में बैठ के वो आपसे हो ही ना, मतलब ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, आप कम पढ़ो, लेस स्टडी, ठीक है, बट रिवाइज मल्टीपल टाइम। जितना भी आप कर सकते हो उसको रिवाइज करना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो मॉक टेस्ट दे देता हूं, वहां ये सवाल आएंगे वहां कर लूंगा। भैया आप चाहे 2-3 सेक्शनल टेस्ट दे लेना, 2-3 ही फुल लेंथ टेस्ट दे लेना, पर टेस्ट देने का फायदा तब होगा ना जब कुछ पढ़ा हुआ होगा भाई। सेट मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन थोड़ा ना होता है। मॉक टेस्ट क्यों दिए जाते हैं? मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हमें यह बताता है कि एग्जाम वाले दिन मुझे चीजों को कैसे हैंडल करना है। मॉक टेस्ट का नंबर आने से कोई लेना देना नहीं है, नंबर तो तभी आएंगे जब पढ़ा हुआ होगा। आप 50 मॉक टेस्ट दे लो, हां आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब अच्छा करके आप मॉक टेस्ट को में नंबर्स को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जब आता ही कुछ नहीं है तो मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव नहीं होंगे। तो पहले पढ़िए फिर मॉक टेस्ट दीजिए। कम भी दोगे चलेगा, बट थोड़ा सा ये है कि मॉक टेस्ट देने से एक तो हम यूज टू हो जाते हैं स्क्रीन के साथ, कैसे क्वेश्चन देखना, आगे पीछे होना है, ठीक है। तो कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 मॉक जरूर दे के जाना भाई, ताकि पता चल पाए कि पेपर में चीजों को कैसे हैंडल करना है। बट पढ़ो पहले, यही लास्ट में स्ट्रेटेजी है जो बताया है उसको, चाहे उसमें से भी कम पढ़ लो बट मल्टीपल रिवीजन दो, और 2-3 सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। और ये आप चीजें कहां से पढ़ सकते हो, कैसे इनको आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, तो उसके लिए आप हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या गूगल पे जाओ और edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे ना, ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज आएगा, और यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में अब देखो जैसे ये रामबाण कोर्स है, अब लास्ट टाइम अभी आप इतना ही पढ़ सकते हो जितना रामबाण पे है, ठीक है भाई। तो आप करंट अफेयर के लिए इस रामबाण को फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी को फेज 1 की और फेज 2 के सिर्फ टेस्ट ही देने हैं तो वो ये फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज ले सकता है। किसी को कम टाइम में क्लासेज भी करनी है तो फिर ये फेज 1 फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स भी ले सकता है। और कोई ये सोच रहा हो कि सर मुझे तो अगले साल भी देना है, मैं तो लंबे टाइम के लिए सोच रहा हूँ, तो फिर आप हमारा ये गोल्ड कोर्स ले लो। इसमें फेज 1 फेज 2 लाइव रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लास नोट समरी, ये वो, मतलब ये तो फिर मोर देन इनफ है आपके लिए। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करेगा, ठीक है, मेहनत नहीं करनी फिर जाके अगले साल फिर पेपर से 1 महीने पहले ही याद करना है हमें, तो फिर तो कोई नहीं बात बनेगी नहीं भाई, ठीक है। चलो बस यही कहना था आप लोगों से, यही चीजें शेयर करनी थी। अच्छा थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बता दिया करो, आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आते हैं और फिर मन सा बैठ जाता है कि यार मैं खामखा तो नहीं मेहनत कर रहा, आप तक चीजें पहुंच भी रही हैं कि नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, या ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपैक्टफुल होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मुलाकात फिर होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।